नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदुमाजरा, अकाली नेता लखवीर सिंह लोधी नंगल और विधायक हरिंदर पाल सिंह चंदुमाजरा ने बुधवार को सेंट्रल जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की। चंदुमाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर मजीठिया पर केस दर्ज करवाया है। अकाली दल कभी भी जेलों में डाले जाने से न डरा है और ना ही डरेगा। एक सवाल के जवाब में चंदुमाजरा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की नुमाइंदगी पंजाब से छीनना केंद्र का फेडरल ढांचे के खिलाफ कदम है। ऐसे गलत मंसूबे रखने वाले केंद्र सरकार को रोकना आज हर राजनेता का अहम कर्तव्य है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो चिंता जाहिर करते हैं कि पहले पंजाब का पानी व राजधानी को छीना गया और अब कानून को ताक पर रखकर पंजाब के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भाखड़ा विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चुप्पी पर भी चंदुमाजरा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चन्नी और केजरीवाल ने केंद्र के आगे घुटने टेक दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये मुलाकात की जाती है और ये कहा जाता है कि चंदुमाजरा के द्वारा, दरअसल कि अकाली दल के नेता ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे। मजीठिया साहब से मुलाकात के बाद जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा गया है मुख्यमंत्रियों की तरह। जी देखिए, अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो कई बड़े मुद्दे उठ चुके हैं। अगर हम कहें कि इलेक्शंस के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा एक तरफ हम देख सकते हैं तो बीबीएमबी का मुद्दा या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुद्दा उठा है, जिसमें पंजाब की परमानेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। जी हाँ, सीधे तौर पे कहें कि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें जो हेड होता है वो पंजाब से फिक्स किया जाता है, क्योंकि जैसा आपको लगातार पता है कि पंजाब में पानी का मसला बार बार उठ रहा है। अपने पड़ोसियों राज्यों से लेकर दिल्ली से बात करें, हरियाणा से बात कर ले, तो पानी का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। और इसी मुद्दे के दौरान अगर हम कहें कि पंजाब से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैनशिप का राइट ही ले लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के ऊपर शिरोमणि अकाली दल विरोधियों के, हम कहें कि कांग्रेस सरकार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर टारगेट करते नजर आए कि आखिर इनकी चुप्पी क्यों रखी गई है। कि उनको सीधे तौर पे कहा गया कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीधे तौर पे जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उस वो रिपेरियन राइट्स के अंदर पंजाब के अंदर आना चाहिए। और जब बोर्ड तैयार हुआ था, जब हम कहें कि भाखड़ा डैम तैयार हुआ था, तो ऑटोमेटिकली उसको सेट किया गया था कि जितनी भी गवर्निंग होंगी या जो लीडिंग डिसीजन मेकर्स होंगे वो पंजाब से होंगे। और ऐसे में बिल्कुल इस टाइम आकर ये कदम उठाना तो सीधे तौर पे पंजाब के हितों के ऊपर हानि होगी। तो वहीं दूसरे तो अगर हम कहें कि विक्रम सिंह मजीठिया से जब प्रेम सिंह चंदुमाजरा मिलने गए थे तो उनसे कई चीजों पे बातचीत हुई, तो उसमें एक मुद्दा जो सीधे तौर पे चंदुमाजरा जी बताते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया से कई ऐसे कैदी मिलने आए हैं जो बोल रहे हैं कि कोरोना के चलते अगर हम कहें विजिटिंग राइट बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, पर अब कोरोना स्टेबल हो चुका है तो उनसे एटलीस्ट मिलने की इजाजत देनी चाहिए, पर अब तक वो इजाजत नहीं मिली है। तो एक चीज उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बाहर रखने के लिए की जिसको प्रेम सिंह चंदुमाजरा रखते नजर आए। तो वही फाइनली अगर हम बात करते हैं विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर, तो विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी के ऊपर सीधे तौर पे अकाली दल बोलता हुआ नजर आ रहा है कि अकाली दल का कोई भी नेता ना जेल जाने से डरता है, ना डरेगा और ना ही और बाकायदा जेल जाते रहे हैं। तो उसने सीधे तौर पर विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड अरेस्ट बोला कि जैसा आप सब देख सकते हैं कि अरेस्ट से पहले, अगर उनके इलेक्शन से पहले जितना उनके ऊपर जोर दिया जा रहा था उनका अरेस्ट को, उनके ऊपर कार्रवाई को, पर वही जब अगर उनके इलेक्शंस खत्म हो गया तो उसके बाद ना ही उनसे पूछताछ के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ना ही उनसे ऊपर कोई, अगर हम कहें कि केस के ऊपर कोई इतनी ज्यादा पैरवी की जा रही है। तो सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था कि इलेक्शंस के दौरान विक्रम सिंह मजीठिया की छवि को जितना ज्यादा खराब किया जा सके किया जाए, ताकि वो इलेक्शन या तो ना लड़ सके और अगर लड़ रहे हैं
तो उसको लोगों में एक बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स रहे। तो सीधे तौर पे दोनों तरफ से अकाली दल ने केंद्र सरकार के ऊपर और बाकायदा पंजाब सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, कांग्रेस सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। तो एक बार-बार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा लगातार पंजाब के लिए अहम बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, पानी का एक मुद्दा है जो पंजाब के लिए बहुत ज्यादा है। जैसा हमें पता है कि पंजाब में लगातार पानी का स्तर गिर रहा है, और ऐसे में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो हेड होते हैं उसकी पोस्ट फिक्स की जाती है पंजाब से, पर उसे केंद्र सरकार ने अबॉलिश कर दिया है। तो ये सीधे तौर पे एक बहुत बड़ा सिक्योर, अगर हम कहें कि चैलेंज हुआ पंजाब को कि आपकी मैनेजमेंट ही छीन ली गई है। तो उसके बाद एक और जो जानकारी प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दी कि जहां पहले डैम की सिक्योरिटी पंजाब के पास होती थी, पंजाब और हिमाचल के पास होती थी, तो अब उसको पंजाब से लेकर सेंटर सीआईएसएफ को दे दी गई है। तो इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मतलब जो सिक्योरिटी का राइट था वो भी ले लिया गया पंजाब से। और इसमें एक और बात उन्होंने कही कि सिक्योरिटी का राइट ले तो लिया गया, पर उनकी जो सीआईएसएफ वहां तैनात की जाएगी, उनकी पेमेंट्स, अगर हम कहेंगे उनकी सैलरीज, उनके रहने की, उनका सबका खर्चा पंजाब और हिमाचल ही उठाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आपने हमसे हमारे राइट तो ले लिए, पर जो खर्चा बनता है वो आपने हम पे छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार कई बड़े सवाल केंद्र सरकार के ऊपर, अगर हम कहें कि अकाली दल उठाते हुए नजर आ रहा है। पर सीधे तौर पर विरोधियों से ये बोल रहा है कि अकाली दल तो सवाल उठा रहा है, पर आखिर चुप क्यों है? अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है? क्योंकि पानी के पास भी जाना है डैम का। कांग्रेस के चरणजीत चन्नी क्यों चुप है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी एक बहुत बड़ा डैम में हिस्सा रहा है। तो आखिर पंजाब के हितों के लिए अब क्यों नहीं कोई बोलता हुआ नजर आ रहा है, और सिर्फ अकाली दल क्यों बार बार के आगे आ रहा है? ये सवाल उन्होंने विरोधियों के लिए रख दिए। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, और उन्होंने इस बात को पत्र में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर एक मामला भी चल रहा है, तो उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई थी। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से अब तक निकल करके आया है इस मामले में पूरा? देखिए, अभी तक किसी भी तरह की सर्वदलीय बैठक की जानकारी नहीं आई है। तो वही एक बार देखिए, विरोधी इसीलिए घेरते हैं। हाँ, कल अगर हम कहें कि हमने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से जरूर बात की थी कि आखिर ये कदम लिए जा रहे हैं, पंजाब का ही राइट लिया जा रहा है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से, जो उनकी अध्यक्षता अमित आपको यहाँ पर रोकेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से इस पत्र में तमाम सारे जिक्रों का जिक्र किया गया, सर्वदलीय बैठक का जिक्र किया गया, और ये कहा गया कि दरअसल पंजाब और हरियाणा इस डैम के मालिक हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से लोगों को प्रतिनियुक्ति पर यहाँ रखा जा रहा है, अगर जिन नए प्रावधानों के अनुसार, तो ऐसा बिल्कुल ये नहीं होगा कि इनको रखना अनिवार्य ही होगा पंजाब और हरियाणा के लोगों को यहाँ पर। पंजाब रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट के तहत ये सभी कदम उठाए गए थे कि इसमें फिक्स ड्यूटीज फिक्स की गई थी कि अगर हम कहें कि जो हेड होंगे वो पंजाब से होंगे, जो डिप्टी हेड होंगे वो हरियाणा से होंगे, जो लोग होंगे वो पंजाब हरियाणा से होंगे। पर अब अगर हम कह सकते हैं कि टोटली इसको जो सीट्स हैं, जो पोजीशंस हैं, ये फिक्स की गई थी। पर अगर हम सिक्योरिटीज की बात कर लें तो वो भी पंजाब की तरफ से होनी थी, पर उन सब चीजों को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। और केंद्र की तरफ से जो जवाब अगर हम कहें पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही थी, उनका है कि करप्शन बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। पर सवाल ये है कि क्या ये चीज क्लियर कर सकते हैं सेंटर कि क्या आपकी तरफ से जो नुमाइंदे आएंगे वो भी करप्शन फ्री होंगे? ये सवाल सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर की तरफ दागती हुई नजर आ रही हैं। तो एक कल अगर हम कहें कि हमने पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा से इस मुद्दे पे बात की, तो उन्होंने बोला कि जल्द ही हम इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पंजाब के लोगों को एक बहुत जवाब देंगे कि वो जवाब सुन के पंजाब के लोग खुश हो जाएंगे। पर अब सवाल ये है कि आखिर इतनी देरी क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि लगातार एक डिले दिया जा रहा है जवाब देने में। देखिए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का माउथ पीस पंजाब में पंजाब बीजेपी ही है, और उधर उनकी तरफ से जितना डिले किया जाएगा लोगों में उतना ही गुस्सा जरूर नजर आएगा। तो एक और सवाल जो बार बार खड़ा हो रहा है
कि अगर सेंटर की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही हैं, सेंटर की तरफ से सारे लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो उनका खर्चा सेंटर को उठाना चाहिए। पर खर्चे की जब बारी आती है वो पंजाब, हरियाणा या हिमाचल उठाएगी। तो ऐसे में ये क्यों है? अगर क्या है कि आपने अथॉरिटी आपने सारी ले ली अपने पास, और सिक्योरिटी इसका जो खर्चा है वो आपने पंजाब सरकार के ऊपर भेज दिया। और उसके ऊपर एक और बड़ा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा कर दिया कि बार बार जो राइट्स पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो पंजाब को तोड़ा गया था, तो कई, अगर हम कहें कि पावर दिए गए थे, कई राइट्स दिए गए थे, वो एक एक करके केंद्र सरकार वापस लेती जा रही है। इसके ऊपर भी बार बार अगर हम कहें अकाली दल ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ये धीरे धीरे स्टेट से उनकी पावर छीनने का तरीका है केंद्र का। ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है केंद्र सरकार पर। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता, तो जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अकाली दल जहां पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया है, तो वहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। शराब नीति के खिलाफ जनमत संग्रह के लिए भाजपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रत्येक वार्ड में अब प्रत्येक वार्ड के 4 स्थानों पर शराब नीति के विरोध में जनमत पत्रक वितरण कर लोगों की राय ली जाएगी। दिल्ली के 1120 विभिन्न स्थानों पर होने वाले जनमत में मुख्य रूप से पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी के साथ मोर्चा व जिलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के नेतृत्व में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की राय ली जाएगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ भाजपा के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों के संगठन एवं आरडब्ल्यूए के लोग दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं, युवाओं एवं गणमान्य के बीच जाएंगे और सभी कार्यकर्ता धार्मिक स्थलों, स्कूलों के पास एवं मुख्य बाजारों में इनका इकट्ठा होकर एक पत्रक जनता के बीच वितरित करेंगे और लोगों को इस शराब नीति पर मत लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक मुफ्त शराब बांटकर उन्होंने पूरी दिल्ली को शराब पिलाने में लगा दिया है। दिहाड़ी मजदूर भी कम काम करने की जगह शराब के ठेकों पर लंबी पंक्तियों में खड़े होकर शराब की बोतलें खरीद घर में पीकर पड़े हुए थे और जिससे उनके घर की रोजी रोटी भी चलना मुश्किल हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार नई शराब नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार में ठनी हुई है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है, ऐसे में क्या कुछ दिल्ली की जनता की राय है और क्या लगता है आने वाले समय में कितनी लंबी लड़ाई चल सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक शराब आबकारी नीति को लाकर जिस तरीके से शराब की दुकानों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर तमाम वो शराब की दुकानें थी और उसके बाद में जिस तरीके से डिस्काउंट दिया गया है शराब कंपनियों के द्वारा, यहाँ तक कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही थी, एक पेटी पर एक पेटी फ्री मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं उससे जो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके कहती नजर आई कि भाजपा दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता को नशे का लत लगाना चाहती है। और वो ये चीज देखने को मिली क्योंकि जो मजदूर थे जो मार्केटों के अंदर काम करते थे वो सुबह से ही शराब की दुकानों पर लग जाते थे और सारे दिन शराब पीकर और एक के साथ एक जो फ्री मिलती थी उसका फायदा उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने जो काम धंधा था वो बिल्कुल छोड़ दिया था। उसको भी छोड़ देते हैं। राजीव, आपको यहाँ पर रोकेंगे और राजीव रोकेंगे यहाँ पर आपको और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधे रुक करेंगे दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजू, शराब
को लेकर के जिस तरीके से जो दुकानें खोलने का 1000 दुकानें खोलने का दिल्ली सरकार ने बात कही थी, नई आबकारी नीति को लेकर के बात कही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी तो इस पर हमलावर है ही। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों जिस तरीके से कुमार विश्वास ने भी तंज कसा था, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि दरअसल जब वो सरकार में थे, जब साथ में वो थे, तो उस दौरान भी शराब के जमाखोर और विधायक उनके पास आए थे और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा था, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस समय उन्होंने दुत्कार करके भगा दिया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शराबकारी नीति को लेकर, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है और भाजपा जो है इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर अब एमसीडी के जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से कुमार विश्वास ने भी कहीं ना कहीं जब वो पार्टी के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने भी यही शराबकारी नीति को लेकर कहीं ना कहीं तंग कसा था और लगातार कहीं ना कहीं उस समय जो है अरविंद केजरीवाल को ये नीति लाने के लिए मना कर दिया था। मगर जिस तरीके से अब कुमार विश्वास ने बिल्कुल सामने आकर बिल्कुल कह दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के बारे में नहीं सोचती है, जनता कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं परेशान है। और इस भाजपा भी इसी को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं 1000 से ज्यादा स्थानों पर आज सभाएं करेगी और लगातार इसको लेकर अब चुनावी मुद्दा भी बनाया गया है, इसको लेकर शराबकारी नीति को लेकर। और लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी खड़ी होती नजर आ रही, क्योंकि इससे पार्टियों को जरूर फायदा होता हुआ नजर आया मगर जनता भी इससे परेशान होती नजर आई। क्योंकि शराब की दुकानें ऐसी ऐसी जगह खोली गई जहां वो स्कूल है या फिर क्या है, मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारे है, इनके पास दुकानें खोली गई हैं। तो उससे कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों की जो छवि थी वो भी खराब होती हुई नजर आई और जो कह सकते हैं लोग थे, आम जनता थी, वो भी परेशान होती नजर आई। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार प्रदर्शन भी किए गए मगर दिल्ली सरकार ने इस आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया। मगर कहीं ना कहीं इससे जनता जरूर परेशान है और जो मजदूर वर्ग थे वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार होते हुए नजर आए। और अब जिस तरीके से ये आबकारी नीति के अंदर जो डिस्काउंट था, यानी कि एक के ऊपर एक जो फ्री दिया जा रहा था, वो जरूर खत्म कर दिया गया। मगर इससे कहीं ना कहीं जो नशे के जो लोग थे, यानी कि जो आम जनता थी, जो नशे का कह सकते शिकार बनी थी, वो कहीं ना कहीं अब परेशान होती नजर आ रही है। और सुबह से ही 8 बजे से ही वो दुकानों का खुलने का इंतजार करते हैं कि उनको शराब की दुकानें मिलेंगी और शराब उनको पीने को मिलेगी। मगर जो इंसान सुबह से ही शराब पिएगा तो वो सोचिए वो अपने परिवार के बारे में क्या सोचेगा। मगर जिस तरीके से भाजपा अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और जगह जगह कह सकते हैं लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता है, विधायक है क्या या फिर बड़े नेता है, वो सभी आज जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कहीं ना कहीं यही समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह सकते हैं नशे का शिकार बना रही है दिल्ली की जनता को, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी और भाजपा को कहीं ना कहीं इससे फायदा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है, बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव भी हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बनाकर जिस तरीके से चल रही है, आप बता रहे हैं कि आज जगह जगह इस पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली में, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर पहले स्मृति ईरानी ने भी अनाउंस किया था कि वो दिल्ली सरकार को घेरेंगे। चुनावी ये कह सकते हैं जो तैयारी है वो भाजपा की तरफ से कर ली गई है। ठीक है राजीव, आज आपको यहाँ एक बार और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी लगातार बने हुए हमारे साथ। राजीव, जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा जो शराबकारी नीति है यानी कि आबकारी नीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार इसी मुद्दे को लेकर अब चुनाव के अंदर इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जाएगी। मगर जब बात करें आज की तैयारी की तो कहीं ना कहीं कनॉट प्लेस के अंदर जो मेट्रो कह सकते हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 6 के बाहर आदेश गुप्ता खुद इस पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएंगे और जो कनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर जो मेट्रो से लोग बाग सफर करते हैं उनको इस तरीके से जागरूक
जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार जो है वो आबकारी नीति लेके आई है, इससे कहीं ना कहीं जनता को परेशानियां भी हो रही हैं। और जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई स्कूलों के पास, मंदिरों के पास और कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के पास, उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता हुआ नजर आया। जनता बिल्कुल परेशान हुई होती हुई नजर आई और जनता की जो आवाज थी प्रदर्शन के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के कानों तक नहीं पहुंच सकी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो इस आबकारी नीति से बचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस आबकारी नीति से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो सकता है। मगर अगर इस मुद्दे से कहीं ना कहीं उनकी जो छवि बिगड़ती है, तो आने वाले चुनाव यानी निगम के जो चुनाव है उसके अंदर कहीं ना कहीं हार का भी सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा पत्रक वितरण किया जाएगा, तो इस क्या प्रारूप है पत्रक का? पत्र में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है और किस तरीके का है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा आज 1120 स्थानों पर क्या सकते हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो जनता के बीच में एक पत्र देंगे और जिसके माध्यम से ये समझाया जाएगा कि दिल्ली सरकार जो है वो जो आबकारी नीति लेके आई है, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है या फिर कहें युवा जो है या फिर जो मजदूर वर्ग है, वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर निगम के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आती है, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होगा या फिर कहें जिस तरीके से आबकारी नीति लेके आए हैं, उस तरीके की और नीतियां लेके आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो और ज्यादा परेशान होती नजर आएगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समझाने की बात की गई है पत्र के माध्यम से, और 1120 स्थानों पर अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय रखा गया है और 11 बजे आदेश गुप्ता जो है वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास होंगे और लगातार इस तरीके की कोशिश की जाएगी जनता को समझाने की कि दिल्ली सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान भी हो सकता है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ना तो अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनोज सिसोदिया की बात करें, इस आबकारी नीति को लेकर ना ही कोई भी बयान दिया गया है और ना ही ये कहा गया है कि आबकारी नीति से फायदा है या नुकसान है। सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि सरकार जो है वो प्रॉफिट की तरफ देखती हुई नजर आ रही है, न कि आम जनता की तरफ। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली का अगर जिक्र करें तो दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नई आबकारी नीति के तहत 1000 लगभग नई दुकानों को खोलने का जिक्र किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, और लगातार बाई वन गेट वन फ्री को लेकर के जिस तरीके से जो योजनाएं चला जा रही थी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और राजधानी लाइव में रुक करेंगे अगली खबर का मुंबई का। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी अड़ गई है। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन इस मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने काफी बवाल किया। बीजेपी विधायकों ने हाथों में बैनर लेकर नवाब को दाऊद का दलाल बताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार से पूछा कि क्या वह भी दाऊद के समर्थक हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में भारत रत्न लता मंगेशकर व उद्योगपति राहुल बजाज के अलावा पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके बाद दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को इस्तीफे की मांग को लेकर के हंगामा किया। और इसके साथ ही विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार है कि एक कैबिनेट मंत्री जेल में है और अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि दुख इस बात का भी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार नवाब से इस्तीफा मांगने की जगह उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। देवेंद्र ने कहा कि नवाब ने मुंबई के लोगों को मारने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों के साथ जमीन का सौदा किया है और इससे पहले
2 मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, जबकि वह जेल में नहीं थे। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार नवाब का समर्थन क्यों कर रही है? क्या उन पर किसी तरह का कोई दबाव है? उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मलिक का इस्तीफा नहीं लेती है, उनका विरोध लगातार इसी तरह जारी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से नवाब मलिक को लेकर के अब लगातार भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने नजर आ रही है, लगातार हमलावर होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। सत्र का पहला दिन जिस तरीके से हंगामेदार रहा, उसके बाद सदन को स्थगित कर दी गई। आज जिस तरीके से अब ये माना जा रहा है कि आज क्या एक बार फिर से वास्तव में इसी मुद्दे को तोल दिया जा सकता है? योगेश जी, देखिए, सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर आक्रामक है। जिस तरह से कल विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन था, उस दौरान बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखी और लगातार जो है महाविकास अघाड़ी सरकार में बने मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर मांग की। सिर्फ मांग ही नहीं, बल्कि सीढ़ियों पर बैठ के लगातार पोस्टर बैनरबाजी की गई और यह बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार दाऊद इब्राहिम की समर्थक है। अगर समर्थक नहीं है तो जाहिर तौर पर उनका तुरंत इस्तीफा लिया जाए। फिलहाल नवाब मलिक की तरफ से जो तमाम उनके पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि नवाब मलिक को जो है जबरन गिरफ्तार किया गया है, बिना किसी समन को उन्हें बुलाया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, जबकि उनके पास से कोई भी ऐसे सबूत या दस्तावेज नहीं मिले हैं। तो वह नहीं मानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नैतिकता के तौर पे की गई है, इसलिए वह किसी भी हाल में नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी अब ये हो रही है कि दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठने का जो उसको उसके अंदर जो एक भय है, डर है, वो कहीं ना कहीं सता रहा है और लगातार उसी चीज को लेकर के ये आक्रामकता जो अख्तियार की हुई है भारतीय जनता पार्टी, शायद उसको ये पच नहीं रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार जो सरकार चला रही है वो एक सफल सरकार चला रही है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए, सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि कब महाविकास अघाड़ी सरकार की कुर्सी हिले और वह सत्ता पे काबिज हो जाए, क्योंकि हर छोटे मुद्दे को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है और इस पूरे मामले में आक्रामकता दिखाती है। खासतौर पर जब विधान सत्र के दौरान आम जनता से जुड़ी बातों पर चर्चा होनी थी, तो उस चर्चा के दौरान जो है इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर आम जनता से जुड़ी बातें नहीं हो रही है, बल्कि अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए इस तरह की व्यवस्था जो है लगातार बीजेपी कर रही है और लगातार यह मांग कर रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार किसी भी हाल में नवाब मलिक के इस्तीफे को मंजूर करे और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दे। लेकिन सरकार के नुमाइंदों की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, जो मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल अब विपक्ष की ये आदत हो गई है कि सत्र शुरू होने से पहले सरकार पर तमाम सारे बेबुनियाद आरोप लगाए जाएं और उसके बाद उन आरोपों को लेकर के सत्र में हंगामा काटा जाए, सदन को की कार्रवाई जो है उसको बाधित की जाए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की दिनचर्या सी बन गई है। चलिए, सत्य प्रकाश को शायद आवाज नहीं मिल पाई है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को तड़के उनके घर पर डॉन दाऊद इब्राहिम कौस्कर के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है, सरकार के नुमाइंदे इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि विपक्ष की अब ये आदत बन गई है
कि सत्र शुरू होने से पहले सरकार पर आरोपों का, जो कि बेबुनियाद आरोप होते हैं, उनका पुलिंदा बांधना और उसके बाद जब सत्र चलने के दिन आते हैं तो उस सत्र पर बाधा पैदा करना, सत्र को जिस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करना और जो जनता के मुद्दों की चर्चा है उन मुद्दों पर चर्चा न करना, साफ तौर का विपक्ष का ये जो नकारात्मक रवैया है ये बताता है कि वो इन मुद्दों से बात करने से भाग रही है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए बीजेपी ने पहले तय कर लिया था कि विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही वह विधानसभा में हंगामा करेंगे और उन्होंने पहले भी कहा था कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर उनकी पहले भी मांग थी और अभी भी मांग है, यानी कि अगर आज दूसरे दिन सत्र चलता है तो आज फिर बीजेपी की वही मांग रहेगी कि नवाब मलिक के इस्तीफे लिए जाए। अब ऐसे में बीजेपी का स्टैंड एकदम बिल्कुल क्लियर है, वह चाहती कि किसी भी हाल में महाविकास अघाड़ी सरकार के एक एक करके मंत्रियों को फंसाया जाए और उन पर कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से खुद मंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है केंद्र सरकार जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उनकी सरकार 5 साल चलने वाली है और दम है तो दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करके दिखवाए। तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब ऐसे में आज दूसरा दिन है सत्र का, तो कैसे विधानसभा चलती है ये अपने बड़ा सवाल होगा, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक है और लगातार यह मांग कर रही है। लेकिन दूसरी बातें योगेश जी, जिस तरह से राज्यपाल ने पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया था कि वह जो अगर स्वामी समर्थी नहीं होते तो जाहिर तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई पहचान नहीं थी, उन्हें कोई पहचानता नहीं। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा ये विवादित बयान है। इसको लेकर भी महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम मंत्री आक्रामक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, जबकि राज्यपाल बीच में ही भाषण देते हुए अपने संभाषण को खत्म करके चले गए। तो कहीं न कहीं यह विधान सभा का अपमान माना जाए। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर जब ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, पाटिल ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के रवैये से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सदन में वो हंगामा करती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से विपक्ष हंगामा काट रहा है और यदि सदन इसी तरीके से स्थगित होती रही तो जो जनता के मुद्दे हैं वो कैसे सत्र में चल पाएंगे? बिल्कुल योगेश जी, सदन में फर्क नेताओं को नहीं पड़ता लेकिन आम जनता को जरूर पड़ता है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा में बात होनी चाहिए वो बातें होती नहीं है। राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए अपने तरीके वाली, अपने फायदे वाली बात करते हैं। जैसे कि जयंत पाटिल ने कल ही कह दिया था कि जिस तरह से बीजेपी सत्ता से बाहर होने के बाद बौखलाई है, ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी किसी भी हद तक आकर सत्ता में काबिज होना चाहती है। ऐसे में जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो बेबुनियाद है। रही बात नवाब मलिक के इस्तीफे की, तो वह इस्तीफा किसी भी कीमत पे नहीं लेंगे, क्योंकि नैतिकता के आधार पर ईडी ने कार्रवाई ही नहीं किया है। ईडी जानबूझकर सुबह 4 बजे पहुंचती है, 7 बजे उन्हें अपने साथ दफ्तर एक करके ले जाती है कि उनसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, जबकि उनके पास उनके घर से कोई दस्तावेज भी नहीं मिला है। तो आखिरकार पूछताछ में ऐसा क्या उन्हें सबूत मिला जो उन्होंने उनको तुरंत गिरफ्तारी की? अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब दस्तावेज नहीं है आपके पास, सबूत नहीं है आपके पास, तो कल जब उनकी जमानत होनी थी तो उस दौरान आपने एक बार फिर ईडी का कस्टडी क्यों मांगी? अगर मांगी तो इस बीच आपको क्या इंक्वायरी करनी है, क्या जांच करनी है? तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है जयंत पाटिल ने लगाया है। अब ऐसे में आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होता है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश लगातार जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अड़ी हुई है और विधान परिषद में भी इस मुद्दे को तोल दिया गया और उठाया गया, सत्र को स्थगित कर दिया गया। अब आज देखने वाली बात होगी कि सत्र स्थगित होता है या चलता है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में बीजेपी ने इस 7वें और अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस चरण में चक्रव्यूह को भेदने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र पीएम नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री अब चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी और आसपास के जिलों में ही रहेंगे। इसमें अंतिम 2 दिन तो वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही बिताएंगे। बता दें कि 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को वाराणसी में सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और भदोही की 54 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अब बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ये ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी अब 4 दिनों तक पूर्वांचल के 37 सीटों को फतह करने की खातिर बीजेपी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। वो अब 5 मार्च को प्रचार का शोर थमने के ठीक पहले पूर्वांचल से दिल्ली के लिए निकलेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, जिस तरीके से अंतिम चरण में चुनाव पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 7वां चरण बहुत अहम हो जाता है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जितने ये बड़े दल हैं, जितनी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हैं, उतनी ही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छोटे दल, वो चाहे सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, ऐसे में लेकर के, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का देखें 2017 में तो इन दलों ने भी ठीक ठाक सीटें पाई थी और ऐसे में क्या लगता है इस बार जिस तरीके से लगातार ये दावे कर रहे हैं कि छोटे दलों के बिना कोई भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएगा, इनकी क्या भूमिका रहेगी 7वें चरण में? जो बात बिल्कुल सही है कि छोटे दलों की अपनी एक सियासत होती है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर इनकी पैठ जो होती है वो बहुत मजबूत होती है और कहीं न कहीं शायद ये कहा भी जा सकता है कि पिछली बार भी हालांकि बहुमत में आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सहयोगी दलों की एक अपनी पहचान कहा जा सकता है कि वो होती है। तो वहीं 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है और इससे 2 दिन पहले शोर थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह अपने संसदीय क्षेत्र में और कहीं ना कहीं रुकेंगे और वहां पर जो चक्रव्यूह कहा जा सकता है कि जो अलग अलग पार्टियों के चक्रव्यूह हो उसको भेदने का काम करेंगे। तो वहीं ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बीजेपी के बड़े नेता है उनको कहीं ना कहीं उतारने का काम किया है और मैदान में उतरने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब चुनाव प्रचार का शोर जब तक थमेगा नहीं तब तक बनारस के आसपास जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने का काम करेंगे और कहा जा सकता है कि 2 अंतिम जो 2 दिन बचेंगे यानी आज और कल, उसमें कहीं ना कहीं अपने संसदीय क्षेत्र में भी समय बिताएंगे। आपको बता दें कि 7वें चरण में लगभग 7 मार्च को जो मतदान होने वाला है इसमें बनारस, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर और चंदौली और भदोही जैसे जिले हैं, उसमें लगभग 54 सीटों पर मतदान होना है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीतिकार जो कहा जा सकता है कि जो पूरी रणनीति तय करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रम्प कार्ड के रूप में उतारने का काम है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जाहिर सी बात है कि जनता का बीच में जाना उनका और सांसद होने के नाते, तो जाहिर सी बात है जनता के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने का काम करेंगे। तो लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तैयारी में है, क्योंकि 7 मार्च को 7वें चरण का जो मतदान है उसके बाद उसके लिए चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ रैलियां करना शुरू कर रहे हैं। जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान बने हुए हैं। जितेंद्र,
2017 में मोदी लहर पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन ने जिस तरीके से वाराणसी की सभी 8 सीटों पर फतह हासिल की थी, और ऐसा ही कुछ सिनेरियो, ऐसा ही कुछ नज़ारा वाराणसी के जो इर्द गिर्द जो सटे हुए जिले हैं अधिकांश सीटों पर वैसे वहां पर भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार का जो चुनावी माहौल है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ सीधी लड़ाई में फंसी नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि 2017 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो जाहिर सी बात है कि इस बार लड़ाई जो है वो आमने सामने की है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी जो प्रतिद्वंदी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, तो लड़ाई आसान नहीं है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रम्प कार्ड के रूप में उतार रहा है, रणनीतिकार है उनको उतार रहे हैं। भारत में अच्छी पैठ है उनकी और कहीं ना कहीं सांसद भी वहां के हैं, तो उसके देखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा गया है। जो सहयोगी दल हैं, अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, उन सब के कहीं ना कहीं सबके लिए प्रचार भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अपने संसदीय क्षेत्र में रहकर जो चक्रव्यूह बनाया गया है विपक्षी पार्टी द्वारा, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल से पहुंचेंगे बनारस, और बनारस में ही वो रुक कर और जो वोट है वो कहीं ना कहीं मांगने की कोशिश करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी हो सके। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए, हालांकि कोई दल पीछे नहीं है, सभी दल कहीं ना कहीं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी कर सके। कि उत्तर प्रदेश की कहा जाता है कि रास्ता जो है वो दिल्ली तक जाता है, उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली तक जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सीट पर कौन नहीं बैठना चाहता। की कोशिश तमाम तरह की जा रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वही बात करिए तो 11:50 पे बरकछा हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 11:55 से वो जहां कार्यक्रम है वहां का उसके स्थल के लिए रवाना होंगे और 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और योगी भी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। और तमाम तरह के जो जनसभा है, मेगा रोड शो ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता को रिझाने का, कहीं ना कहीं उस जनता को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी। और कितना कामयाब होती है ये अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, 10 मार्च तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर, सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देने के बाद अब वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही हैं, वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रही हैं चुनावी जनसभाओं में। ऐसे में क्या लगता है, आपने दो बातें यहां पर भी कही कि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है, दूसरी बात आपने कही कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में अगर 2024 के आम चुनावों के तरफ भी देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर 2024 के आम चुनावों में दबदबा बनाए रखना है तो एक बार फिर से 2017 की स्थिति को रिपीट करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर सी बात है रिपीट करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में अब वो रोड शो कर रही हैं और कहीं ना कहीं जनसभाओं में शामिल हो रही है। कल ममता बनर्जी ने एक बार फिर बयान दिया कि शीला हुबे, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है ममता बनर्जी, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में जाने के शायद एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की। कहीं ना कहीं जो काम ममता बनर्जी ने जिस तरह से उनको हरवाया या हारी भारतीय जनता पार्टी वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने की कोशिश है और ममता बनर्जी उनके पक्ष में उतरी है। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करे, क्योंकि कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की, और हर दल लड़ाई इस बार कांटे की है और आमने सामने दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई फ्रंट उस पर मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से अब अंतिम चरण के चुनाव 7 मार्च को होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।